अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, है ना। अभी हम लोग अनुपात समानुपात के सवाल नंबर जो है 113, सवाल नंबर क्या है 113 पे हम लोग आते हैं, है ना। 113 जो सवाल आपको सामने दिख रहा है, ये दे रहा है कि एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी क्रमशः 4-5 के अनुपात में थे, है ना। कैसे थे? तो 4-5 के रेशियो में थे कला और वाणिज्य में, ठीक है। ये 4-5 के रेशियो में थे, है ना। लेकिन होता क्या है कि वाणिज्य में 65 विद्यार्थी और प्रवेश लेता है। ध्यान दीजिएगा, जब वाणिज्य में 65 विद्यार्थी और प्रवेश लेता है, नए लोग का एडमिशन होता है 65 लोगों का, तो जो नया अनुपात है वो 8-11 हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। नया अनुपात क्या हो जाता है? 8-11 हो जाता है। पहले क्या था? तो 4-5 के अनुपात में था। बातें समझ में आ रही है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं, कला वाला में, आर्ट वाले कितने विद्यार्थी हैं। जबकि कॉमर्स में होता क्या है कि पहले 4-5 के रेशियो में थे, है ना। और कॉमर्स के नए स्टूडेंट का जब एडमिशन होता है 65 लोगों का, तो अब नया रेशियो 8-11 हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग 2 तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। कैसे हल करेंगे? जैसे कि सबसे पहला तरीका ये हम लोग ढूंढ निकालेंगे कि शुरुआत में मान लेते हैं हम, है ना, मान लेते हैं कि आर्ट वाले, अगर आर्ट वाले 4x थे, है ना, तो कॉमर्स वाले जो होंगे वो 5x होंगे, क्योंकि 4-5 का रेशियो है ना। तो आर्ट वाले अगर 4x हैं तो कॉमर्स वाले 5x होंगे। लेकिन सवाल में आगे अब क्या दे रहा है कि आर्ट वाले तो जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन कॉमर्स वाले में अगर 65 लोग नए आ जाते हैं ध्यान देंगे कि कॉमर्स में अगर 65 लोग नए आ जाते हैं, है ना, कॉमर्स वाले स्टूडेंट नए आ जाते हैं 65, तो नया जो रेशियो है अब क्या हो जाता है? 8:11 हो जाता है। मतलब यूनिट जो है अब 8 हो जाता है आर्ट का और 11 हो जाता है कॉमर्स का। बातें समझ में आ रही है ना। ऐसे में x का वैल्यू अगर हम लोग गेन करते हैं, 11 चौके 44x होगा, और 11 पाँचे क्या, 8 पाँचे क्या 40x प्लस 8 पाँचे 40, 8 6 48, नहीं 520। बातें समझ में आ रही है। अब आगे 4x का वैल्यू क्या हुआ? 520, है कि नहीं। और हमसे पूछा भी जा रहा है कि आर्ट वाले कितने हैं भाई, तो 4x है। क्या है? 4x है। आर्ट वाले स्टूडेंट क्या है? 4x है। अगर हम x का भी मान निकाल लेते हैं तो फिर हमें 4x का मान निकालना ही पड़ेगा, तभी तो आर्ट वाले स्टूडेंट आएंगे, है कि नहीं। तो यहां हम लोग टिक करेंगे कि हमारे पास जो कला संकाय के विद्यार्थी हैं वो 520 हैं। समझ में आ रही है। अब दूसरा तरीका क्या है भाई मेरे? दूसरा तरीका यह भी ढूंढ सकते हैं कि शुरुआत में इनका रेशियो 4:5 था ना, लेकिन 65 लोग आ गए, कॉमर्स वाले 65 लोग एंट्री किए, 65 लोग कॉमर्स वाणिज्य वाले 65 लोग आ गए, तो ये जो रेशियो है वो 8:11 हो गया। है भाई मेरे, सोचिए कि 8 जब 11 हो गया, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्ट वाला क्यों बढ़ा? 65 लोग तो आए कॉमर्स में, तो रेशियो आर्ट वाला क्यों बढ़ा? कला संकाय में क्यों बढ़ा? बढ़ना चाहिए केवल किस में? वाणिज्य वाले में ना, बढ़ना चाहिए आपका वाणिज्य वाले स्टूडेंट का रेशियो ना। तो क्यों बढ़ा? हमारा ये इक्वल होना चाहिए, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए,
बराबर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ना हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ताकि 8 वाला संख्या मेरा इक्वल रहे। तो जब 2 से हम लोग गुना करेंगे ना तो 4 दूनी 8 रेशियो 5 दूनी 10, और नीचे वाला जो है वो तो 8 रेशियो क्या 11। अब सुटेबल हुआ कि 8 वाले स्टूडेंट नहीं आए, नए एडमिशन मेरा कॉमर्स में हुआ, वाणिज्य संकाय में हुआ है कि नहीं? जब वाणिज्य संकाय में आपका हो रहा है तो वाणिज्य वाला बड़ा, कितना रेशियो बढ़ा भाई? 10 से 11 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा। मतलब क्या कि 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है 65 लोगों के प्रवेश होने से। 1 यूनिट बढ़ा है 65 लोगों के आने से 1 यूनिट बढ़ा है। क्या बातें समझ में आ रही है? तो हमारे पास कितने यूनिट थे लोग? 4 यूनिट थे। हमारे पास 4 यूनिट पहले थे, लेकिन अभी जो नए मॉडिफाई किए हैं वो कितना है? 8 यूनिट है कि नहीं? ऐसे में हमारा 8 यूनिट जो होगा, ध्यान दीजिएगा, 8 यूनिट 65 गुने 8, 8 पाँचे 40, 8 छः 48 और 4 52। मतलब क्या, यहां भी 520 स्टूडेंट होंगे। कला वाले स्टूडेंट की जो संख्या होगी वो 520 होगी। मतलब सामान्यतः हम लोग मौखिक भी सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे हमने चेक किया कि 520 होगा, बताया क्यों? क्योंकि यहां हम देखें कि अरे ये तो 4 5 एक ही तरफ आ रहा है, 8 11, कहीं न कहीं 4 दूनी 8 5 दूनी 1 यूनिट बढ़ा, तो मेरा 8 यूनिट क्या होगा? बातें समझ में आ रही है ना? तो इस हिसाब से प्रश्नों को हम लोग दोनों तरीके से धीरे धीरे हल करेंगे, समझ में आने लगेगा ये चीज। और जितना ही इसका रिवीजन करेंगे, आगे आने वाले सवाल भी आपका फटाफट बनते जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, जो 116 दिया गया है। ध्यान दीजिए, 116 सवाल काफी शॉर्ट तरीके से भी हम लोग हल कर लेंगे, है ना? जैसे कि दे रहा है कि 2 संख्या है जो 3 4 के रेशियो में है ना? और प्रत्येक संख्या में कह रहा है कि 6 जोड़ा जाता है। सब में क्या है? 6 जोड़ा जाता है दोनों संख्या में, तो जोड़ने से यह रेशियो 4 5 हो जाता है ना? सबसे पहले अगर ये 3 4 का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, ये संख्या पहले से 3 4 है, और यहां दे रहा है कि प्रत्येक में 6 जोड़ने पर क्या है? प्रत्येक में यदि आप 6 जोड़ रहे हैं, प्रत्येक में यदि आप 6 जोड़ रहे हैं, है ना, तो ये रेशियो जो है क्या हो जाता है? 4 रेशियो 5 हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों में आप जोड़ रहे हैं ना, तो दोनों में जोड़ रहे हैं तो दोनों का रेशियो बढ़ रहा है। दोनों में जोड़ रहे हैं तो दोनों का रेशियो बढ़ रहा है। क्या समझ में बातें आ रही है ना? जब दोनों में आप जोड़ रहे होते हैं तो दोनों की रेशियो बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ है सिंपल सी बात है कि 1 यूनिट यहां भी बढ़ा, 1 यूनिट यहां भी बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट केवल बढ़ने से 6 जोड़ा जाता है। 1 यूनिट बढ़ने से आपका क्या जोड़ा जाता है? 6 जोड़ा जाता है कि नहीं? जब 1 यूनिट बढ़ने से आपका 6 जोड़ा जाता है, तो अब यहां हम लोग निकाल लेंगे आंसर। कह रहा है कि दोनों में अंतर कितने का है, संख्याओं में अंतर कितने का है, यह भी बताइए आप, है ना? तो मेरा पहली संख्या जो होगी वह क्या होगी? 3x, और दूसरी जो संख्या होगी वो क्या होगी? 4x, यही ना होगी? या 3 यूनिट 4 यूनिट, क्या अंतर भी 1 यूनिट का है? मतलब संख्या में भी अंतर कितने का होगा? 6वें का अंतर होगा। संख्याओं में कितने का अंतर होगा? 6वें का अंतर होगा। क्या समझ में बात आ रहा है ना? ऐसे करके प्रश्न हम लोग हल करेंगे। कैसे? तो लिखेंगे कि मेरा पहली वाली संख्या 4 यूनिट है, 3 यूनिट है। पहली वाली संख्या क्या है? 3 यूनिट है, यानी 18 होगा। और दूसरी वाली संख्या कितना है? 4 यूनिट है। दूसरी वाली संख्या क्या है? 4 यूनिट है ना?
तो ऐसे में 4 यूनिट का जो वैल्यू होगा 24 होगा। अब कह रहा है कि अंतर क्या है, कह रहा है सवाल में अंतर क्या है, तो 6 का अंतर है। ये तो मौखिक सवाल था, ये सवाल मौखिक था कि नहीं, इसमें कुछ करने की कोई जरूरत है ही नहीं, है नहीं है। ऐसे करके प्रश्न हल करना। चलिए अगले सवाल हम लोग आते हैं, है ना। अगले सवाल जो दिया गया है कि 3 संख्या a, b तथा c ऐसी है कि a का दुगना b के तिगुने के बराबर है। a का दुगना क्या है, तो b के तिगुने के बराबर है, तथा b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। ऐसा सवाल में दे रहा है कि b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है ना। तो कह रहा है कि बताइए a तथा c का अनुपात क्या है। सिंपल सी बातें, चूंकि दे रहा है कि a का दुगना b के तिगुने के बराबर, मतलब कि 2a बराबर 3b, और a बटा b क्या होगा भाई, a बटा b क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा 3 बटा में 2 उल्टा होगा, चूंकि 3 बटा 2 आएगा है। अब ध्यान दीजिए कह रहा है कि b का 4 गुना, अब इसका मतलब 4b, c के 5 गुने 5c के बराबर है। इसके अनुसार b बाई c जो होगा, अब क्या होगा, तो 5/4। अब यहां बैलेंस करेंगे कि a b का जो रेशियो है वह 3:2 का है, b c का जो रेशियो है वह 5:4 का है। तो a b c क्या होगा भाई, ध्यान देंगे, इसमें 5 से तब तो 10 होगा ना, और इसमें किससे 2 से तब तो 10 होगा ना, पीछे बताए ना। तो यहां पैंसठी आई 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। कह क्या रहा है कि a और c का रेशियो क्या है, तो a रेशियो c 15 रेशियो 8, 15 रेशियो क्या, ये आपका आंसर हुआ सर। ऐसे करके प्रश्न आपको हल कर लेना है, एकदम छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पढ़ पढ़ के समझना है और उसके अनुसार आपको हल करना है। अब अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, 121 नंबर है ना। 121 नंबर जो दिया गया है, कह रहा है कि 2 संख्याओं के अंतर है, जोगफल है और गुणनफल है। 2 संख्या है, उसका अंतर है, जोगफल है और क्या है, गुणनफल है। और ये कह रहा है कि तीनों जो है उसका रेशियो जो है 1, 7 और 24 का है ना। उन तीनों का जैसे जोगफल का 1 है ना, और इसके बाद अंतर का जो है 1 है, और जोगफल का क्या है 7 है, और गुणनफल का क्या है 24। बातें समझ में आ रही है ना। तो कह रहा है कि ये बताइए कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, यह ज्ञात कीजिए। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, है ना। क्या कोई दिक्कत है? अगर हम लोग दोनों संख्या मान लेते हैं कि पहला वाला a है और दूसरा वाला b है, समझ लीजिएगा कि दोनों संख्या अगर मान लेते हैं कि पहला वाला a है और दूसरा वाला b है, तो उसके अनुसार जो होगा, सबसे पहले अंतर a माइनस b, इसके बाद जोगफल यानी a प्लस b, तीसरा गुणनफल यानी ab, यही होगा। और ये जो तीनों है वह 1:7:24 है कि नहीं, बात समझ लीजिएगा, 1:7:24 है। बातें समझ में आ रही है ना। ऐसे में हम लोग मान लेते हैं कि a माइनस b बराबर अगर x है तो a प्लस b क्या होगा 7x होगा, और ab क्या होगा 24x होगा। बातें समझ में आ रही है, ये चीज आ रहा है ना कि इतना होगा ये। अब आगे आपको पता है कि a प्लस b का अगर होल स्क्वायर करते हैं, है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं तो यहां a माइनस b के होल स्क्वायर प्लस 4ab,
होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या दिमाग काम कर रहा है हैं कि हिल रहा है? नहीं ना। यहां पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्योंकि इसको जब सोल्यूशन करेंगे हम तो यहाँ पे -2ab और प्लस 4ab है ना, वो -2ab जब घट जाएगा तो फिर +2ab ही आ जाएगा। क्लियर बातें समझ में आ रही है? और ये इसलिए किए ना कि इसका मसाला बगल में है, सब कुछ है, इसलिए ये किए, सेट किए इसमें हम, है कि नहीं? तो यहाँ a प्लस बी क्या है भाई? तो 7x का होल स्क्वायर। a माइनस बी क्या है भाई? तो x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 24x। क्या मान को रखने पर, हाँ मान जब हम रख दिए तो ये हुआ कि नहीं हुआ है? अब आगे हम लोग केयर करते हैं, जैसे देखते हैं कि यहां पे 49x स्क्वायर क्या होगा? 49x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 96x होगा 96x। अब आगे ये वाला इधर लाते हैं हम, तो 48x स्क्वायर बराबर 96x। अब 48 दूनी 96, यानी x का वैल्यू क्या बचा? 2, क्योंकि x भी कट के एगो x बचेगा ना, तो x का वैल्यू 2 बचा भाई मेरे आया। तो अब यहां हम लोग लिख सकते हैं ना कि x बराबर जब 2 है तो सवाल में पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल आपका ए बी कितना है? 24x है, यानी 24 गुने क्या? 2 बराबर क्या? 48, है ना। मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 48 होगा। बातें समझ में आ रही है ना? इस तरह से प्रश्न हम लोग हल कर लेंगे। अगर इसमें a प्लस बी भी ज्ञात करना होता, या a माइनस बी भी ज्ञात करना होता, या फिर हम लोग को ज्ञात करना होता कि a क्या है b क्या है, तो भी हम लोग ज्ञात कर लेते, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी के आधार पे a b आपका क्या होगा वो भी ज्ञात हो जाता। क्या बातें समझ में आ रही है ना? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का सोच सकते हैं कि एगो 8 है तो दूसरा क्या है? 6 है, क्योंकि इन दोनों संख्या के बीच का अंतर 2 होना चाहिए, यानी x। तो पता चल गया कि भाई मेरे a क्या है? 8 है, b क्या है? 6 है कि नहीं? जोग क्या होगा? तो 8 6 14, क्योंकि 7 1 7 दूनी 14। सेट कर रहा है ना, एकदम सेट कर रहा है। तो सवाल आपको ये भी पूछ सकता है कि a क्या है, b क्या है, अंतर क्या है, गुणनफल क्या है ना, है या योगफल क्या है, ये तमाम चीज आपसे पूछा जा सकता है और इसके हिसाब से प्रश्न हम लोग हल करेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 3 कारों द्वारा, है ना, 1 2 3 के अनुपात में दूरी तय की गई। 3 कार द्वारा 1 2 3 के अनुपात में दूरी तय की गई, और जो तय की गई दूरी है, यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:1 है ना, समय का अनुपात क्या है? 3:1 है। तो कह रहा है कि चालों का अनुपात क्या होगा। बातें समझ में आ रही है? अगर हम लोग ये मान लेते हैं, चूंकि यहाँ पे दूरी तय की गई है पहले दफा तीनों कार द्वारा, है ना, पहले कार, दूसरे कार और तीसरे कार, जो दूरी तय की गई है वह क्या है? 1:2:3, इसी रेशियो में, है ना। जबकि इसके द्वारा जो लगने वाला समय है वो क्या है? 3:2:1 है ना। बातें समझ में आ रही है? ऐसे में अगर हम लोग मान लेते हैं कि दूरी x के रूप में है और समय क्या है? y के रूप में है ना, तो ऐसे में जो चाल होगा, चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय, यानी x/3y रेशियो होगा। 2x बटे में 2y रेशियो 3x बटे क्या?
यही होगा। और ऐसे में हम लोग 6 से सब में गुना कर लेते हैं। किसमें? 6 से। 6 से सब में गुना कर लेंगे। जैसे यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना। 6 से क्यों गुना किए? क्योंकि नीचे वाले का एलसीएम क्या आया? 6। और 6 से गुना करते हैं तो 3 2 जा 6। और देखिए कि x बटे वाई सब में है, कॉमन है, इसलिए x बटे वाई को हम लोग छोड़ दिए। सब में है ना x बटे वाई, तो यहां आपका बचा क्या? 2 अनुपात 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, यही ना बचेगा। 6 अनुपात यहां पे 36 18। बातें समझ में आ रही है ना? तो ये आपका हुआ चाल का अनुपात। ऐसे करके चालों का अनुपात हम लोग याद कर लेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझना है लंबा, लेकिन समझ करके इसको हल करना काफी शॉर्ट तरीके से, है ना। जैसे कि ये दे रहा है सवाल में कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, ध्यान दीजिएगा कि जितने टाइम में एक खरगोश 5 छलांग लगा लेता है, फुदकता है ना, कह रहा है कि उतने ही समय में एक कुत्ता जो है मात्र 3 ही छलांग लगा पाता है। बात समझिएगा कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। और यह भी दे रहा है कि यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई जो दूरी है, कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई जो दूरी है ना, खरगोश के द्वारा, है ना, 3 छलांग में तय की गई दूरी के क्या है? बराबर है। खरगोश के द्वारा 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, क्योंकि उसका पैर छोटा होता है ना, कुत्ते के अपेक्षा उसका पैर क्या है? छोटा होता है। तो कह रहा है कि अगर खरगोश 3 छलांग लगाता है तो कुत्ता एक ही छलांग में उस दूरी को तय कर देता है। समझ में बातें आ रही है? अब आगे दे रहा है सवाल में कि तो कुत्ते और खरगोश के चालों का अनुपात क्या होगा? कुत्ते और खरगोश के चालों का अनुपात क्या होगा, है ना। कुत्ते और खरगोश के चालों का अनुपात क्या होगा? अब यहां हम लोग केयर कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि कुत्ता है और ये क्या हुआ? खरगोश। समझिएगा, दोनों के चालों का रेशियो। यहां पे अगर खरगोश 5 छलांग तो कुत्ता 3 छलांग। यहां पे कुत्ता 3 छलांग लगाता है, 3 का स्पीड है, क्योंकि समय क्या है? फिक्स है, एक ही समय में। अगर 1 घंटा में ये 3 छलांग लगा दिया तो ये खरगोश जो है यहां पे 5 छलांग लगाया। ये तो रेशियो होगा। अब रही बात कि ये वाला कुत्ते का छलांग है, ये वाला खरगोश का छलांग है। अब दूरी की बात अगर सोची जाए तो कुत्ते का जो छलांग है ना, वो कह रहा है कि अगर खरगोश 3 छलांग लगाता है और 3 छलांग में जो तय की गई दूरी है वह है ना, कुत्ते के 1 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। बात समझिएगा। यहां पे ये मेंशन हम लोग करेंगे, ये बात मेंशन करेंगे कि 1 छलांग खरगोश के, 1 छलांग क्या? खरगोश के बराबर है, नहीं, ये 3 छलांग खरगोश के बराबर है 1 छलांग, 1 छलांग किसका? कुत्ता के। ध्यान दीजिएगा, तो 1 छलांग कुत्ता का जो है वो 3 छलांग खरगोश के बराबर है। यहां 5 छलांग तो खरगोश लगा लिया, यहां जो है कुत्ते द्वारा लगाया गया छलांग है भाई। अगर इसको हम चेंज कर देते हैं खरगोश में ही चेंज कर देते हैं, खरगोश के छलांग में चेंज करते हैं, तो यहां पे हमें 3 इंटू 3 लिखना होगा ना, तब ना स्पेशल होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये वाला आपका सेंटीमीटर है, ये वाला सेंटीमीटर है और ये वाला मीटर है,
ये वाला सीएम है, ये वाला मीटर है, तो ये रेशियो नहीं ना होगा। जब भी होगा दोनों यूनिट एक ही टाइप का होना चाहिए ना। जब भी होगा एगो में कन्वर्ट करके हम लोग यूनिट में लाएंगे, समझ लीजिएगा बात। तो ये जो है कुत्ते का छलांग है, ये वाला खरगोश का छलांग है। अब कह रहा है कि कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश को 3 छलांग लगाना पड़ता है कि नहीं। तो यहां हम लोग यूनिट को एक जैसा करेंगे। मतलब क्या कि ये कुत्ते वाले छलांग को भी अगर खरगोश में कन्वर्ट कर लेते हैं या खरगोश वाले को कुत्ते में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे यहां पे 1/3 से गुना कर दे, 1/3, क्योंकि खरगोश जो है मात्र 1/3 ही, क्योंकि कुत्ता जब 1 छलांग लगाएगा ना तो खरगोश जो है 3 छलांग लगाएगा, या खरगोश जब 1 छलांग लगाएगा ना तो कुत्ता को लगाना होगा 1/3 छलांग, हाँ या ना। यानी 1/3 से इधर गुना करें या फिर केवल 3 से इधर गुना करें, दोनों बात एक ही है। मतलब क्या कि यहां 9 रेशियो क्या 5। मतलब क्या इनके जो चालों का रेशियो है वो क्या है 9:5 है। इनके चालों का जो रेशियो है वो 9:5 है। ठीक है, ऐसे करके हल करेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ऐसे हम पीछे भी एक वीडियो डाले थे बना के कैसे आपको हल करना है ना। दिया है कि हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो। सिरों की संख्या क्या है 48 है, जो मूड़ी है वो क्या है 48 गो है, और पैर क्या है 140 गो है। कह रहा है कि उसके पास मुर्गे कितने हैं। मुर्गे कितने हैं पता है। मुर्गे जो है आपके पास, मुर्गे के जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं 2 गो, जबकि गाय के पैर कितने 4। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे सवालों में हम लोग हल कैसे करेंगे। पहले मान लेते हैं हम कि आपके पास अगर गाय की संख्या x है, ठीक है, और मुर्गों की संख्या क्या है, मुर्गे कितने हैं अगर y है, तो पहले दफा हम लोग कहेंगे कि सब मिलाकर के जो मूड़ी होगा कै गो होगा 48 गो, यानी x + y क्या है 48 है कि नहीं। अगर आपके पास x गाय है तो पैर कितने होंगे 4x होंगे, यानी यहां पे 4x और y मुर्गे हैं तो 2y बराबर क्या 140। बात समझ में आ रहा। अब ये जो 2 इक्वेशन हुआ, इस दोनों इक्वेशन को लेके हम लोग x y के मान निकालेंगे। जो वैल्यू आएगा है ना x का वो गाय की संख्या होगा, जो y का वैल्यू आएगा वो मुर्गे की संख्या। समझ में आ रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरे तरीके यह भी हम लोग एलिगेशन ले सकते हैं। कैसे एलिगेशन कैसे यूज करेंगे मेरे भाई, चूंकि आपके पास जो मूड़ी है वो कै गो है 48 गो है, जो आपके पास सिरों की संख्या है वो क्या है 48 है ना। जब 48 गो सिर है, अगर हम, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, हमने गलती से या सही से जैसे भी हो हम लोग मान लेते हैं कि सबके सब अगर मुर्गा होगा, अगर सबके सब जो 48 गो जो सिर है वो सबके सब अगर मुर्गा ही होगा, तो उस स्थिति में पैर कै गो होगा 48 × 2 96 गो होगा। मतलब क्या कि अगर सभी मुर्गे होते तो मुर्गे के पैरों की संख्या 48 × 2 होती है। लेकिन अगर सबके सब गाय होती अगर सबके सब, तो उस स्थिति में पैरों की संख्या 48 × 4 होता, नहीं होता। यानी क्या 48 दूनी 96, यहाँ 8 के 32, 4 के 16 और 3 19 192। बात समझ में आ रहा है ना। मुर्गे के पैर और गाय के भी क्या पैरों की संख्या इतनी होती, लेकिन इतना न 96 गो पैर है और न 192 गो पैर है। पैर कितना है भाई 140 गो है, पैरों की संख्या है कितना 140 है। मतलब हमारा मानना दोनों तरफ से गलत निकला। हम सोचे कि सबके सब मुर्गा होगा
तो भी नहीं मिला, और फिर सोचे कि चलिए ये नहीं, अब मानते हैं कि सबके सब गाय होगी, तो गाय होगी तो उस स्थिति में भी पैर जो है ज्यादा हो जा रहा है, जबकि टोटल पैर की संख्या 140 ही होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बातें ना? तो टोटल पैरों की संख्या क्या है? 140 है भाई, कॉमन है ये बातें दोनों के लिए। ऐसे में एलिगेशन हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है? यहां अगर 140 घटाएंगे तो 52 होगा, अगर 96 तो 44 होगा, 13 चौके 52 और 11 चौके 44। बातें समझ में आ रही है? इसका मतलब कि ये मुर्गी और गाय का जो रेशियो है वह 13 रेशियो क्या है? 11 है। 13 रेशियो 11 है। अब आपसे मुर्गे की संख्या पूछ रहा है, तो मुर्गे कितने हैं भाई? 13 गो। कै गो में? 13 प्लस 11 में। 13 प्लस 11 कितना हुआ? 24। तो 48 गो मुर्गी है ना, तो 48 गो में कै गो होगा? 24 दूनी 48, 13 दूनी 26। मतलब क्या? मुर्गे की संख्या क्या होगी? 26 को होगी। ऐसे करके बना लेंगे। कोई कोई लोग ट्रिक्स के हिसाब से भी इसे हल करने का प्रयास करते हैं। कैसे ट्रिक्स यूज करते हैं लोग? तो ट्रिक्स भी ऐसे यूज करते हैं, जैसे वो लोग कहते हैं क्या कि भाई अगर 2 पैर वाला पूछ रहा है ना, 2 पैर वाला पूछ रहा है तो 4 से गुना करो, और 4 पैर वाला पूछ रहा है तो 2 से गुना करो। किसे कहते हैं? कि 2 पैर वाला मुर्गा वाला पूछ रहा है ना, तो सिर में 4 से गुना करो। कैसे भाई? तो यहां 2 पैर वाला पूछ रहा है हमसे, किस वाला पूछ रहा है? 2 पैर वाला पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे? 48 गुने 4, 48 गुने 4 माइनस क्या? 140 बटे क्या कर लो? 2 से हमेशा भाग दो। नहीं, यहां पे ध्यान देंगे। 48 गुने 4 बराबर क्या? 8 चौके 192 माइनस 140 बाई 2 बराबर क्या? 52 बटे में क्या? बराबर क्या? 26। समझ में बातें आ रही है ना? मतलब क्या कि अगर 2 पैर वाले पूछे तो 4 से गुना, और 4 पैर वाले पूछे तो, लेकिन भाग हमेशा 2 से, लेकिन भाग हमेशा जो पूछ रहा है उससे जो पूछ रहा है नहीं, हमेशा यहाँ पे हमेशा 2 से आपको भाग करना है जी, हमेशा। जैसे देखिए ये तो निकला किसका? मुर्गे का। लेकिन गाय पे अगर हम लोग आते हैं तो 48 गुने 2 माइनस 140 बटे 2, 96 अगर घटाएंगे तो 44 बटे 2। यहाँ प्लस माइनस नहीं देखेंगे हम कि सर ये तो माइनस 44 आ रहा है, ये वाला भी केयर हम लोग नहीं करना है, क्योंकि ट्रिक्स है ना, ये ट्रिक्स है ना, इसलिए ज्यादा जो है डिस्टर्ब करता है ना। तो माइनस प्लस पे ध्यान आपको नहीं देना है। बराबर क्या? 22। अब आप जोड़ के देख सकते हैं 22 26 कितना हुआ? समझ में आई कि नहीं? मतलब क्या कि 2 वाला पूछे तो 4 से गुना, 4 वाला पूछे तो 2 से गुना। किस में? सिर में, हाँ या ना? या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां भी शेयर किए, आपको एलिगेशन यूज करना है, एलिगेशन के सारे फटाक से आप आ जाएंगे वहां पे। या फिर बेसिक तरीके ये भी बता रहे थे, एक्स वाई मान करके प्रश्नों को हल कीजिए, आपका पूर्णतः कोई दिक्कत नहीं है, सभी समस्याएं आपका हल हो जाएगी। चलिए, है ना? जो किलो और 135 रुपया प्रति किलो की 2 प्रकार की चाय है ना, को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, और कह रहा है कि मिला करके इसे 153 रुपया प्रति केजी बेच दिया जाता है। बातें समझ में आ रही है ना? और 153 रुपया प्रति केजी हो, कह रहा है कि यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य, बेचा नहीं जाता है बल्कि इस प्रकार बने मिश्रण का जो मूल्य है वो क्या है? 153 रुपया प्रति केजी, है ना? और कह रहा है यह भी
कि तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य प्रति किलो क्या है। ऐसे में बताइए कि तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य प्रति केजी क्या है। समझ में बात आ रहा है ना कि प्रति केजी क्या है, ये आपको क्लियर करना है ना। तो तीनों को हम लोग लेते हैं, पहले प्रकार के चाय, दूसरे प्रकार के चाय और तीसरे प्रकार की चाय, है ना। इनका रेशियो है 1:1:2। यहां टोटल चाय हमारे पास 5 केजी हुआ, 4 केजी हुआ। कै केजी हुआ? 4 हुआ, 4 यूनिट में हुआ। मेरे पास 4 चाय कितना हुआ? 4 यूनिट। कह रहा है कि पहले प्रकार के चाय का जो वैल्यू है वो 126 रुपया है, दूसरे प्रकार के 135 रुपया है, तीसरे प्रकार का ये पता नहीं है ना, ये वाला खाली डब्बा है, ठीक है। लेकिन तीनों मिला के 153 रुपया केजी बेचा जाता है। तीनों मिला के कैसे बेचा जाता है? 153 रुपया केजी बेचा नहीं जाता है, उसका वैल्यू बनता है 153 रुपया केजी। बात समझ में आ रही है ना कि 153 रुपया केजी उसका वैल्यू बन रहा है। क्लियर? अब ये आगे देखिए, यहां पे अगर हम वैल्यू को क्लियर करते हैं तो ये वाला 126 रुपया होगा क्या? ये वाला 135 होगा। क्यों? क्योंकि 1 गुने 126 बराबर 126, 1 गुने 135 बराबर 135, 132 लिखवाए हैं, 135 हुआ। अब आगे यहां पता नहीं है तो यहां x अगर करते हैं तो आपका क्या होगा? 2x होगा। और ये टोटल वैल्यू क्या हुआ? 4 तिहाई 12, 5 के 20 और 1 21, 4 2 6, 612। अब जरा सोचिए कि 612 से इस 135 और 126 को घटा लेते हैं, बाकी जो बचेगा वो 2x का वैल्यू होगा। तो यहां पे हम लोग घटा ही लेते हैं, 6 5 11 है ना, 3 2 5 और 1 6, इसके बाद 1 1 2 261 घटा लेते हैं। क्या जोड़ करके, क्योंकि ये दोनों जो है जोड़ेंगे ना, हम यहां जोड़ेंगे, यह भी जो है यहां पे इक्वल है, इक्वल है। तो ऐसे में ये वाला, ये दोनों वाला जो है यहां लाके घटा दिए 261, फिर से जोड़ लेते हैं तो 6 5 11 2 3 5 1 6 और 1 1 2, 261 घटा लिए। यहां क्या आया? 1, यहां पे 6 5 11, 5 से 2 गया 351, और तो 2x का वैल्यू 351 है, इसलिए x का जो रेट होगा 351/2। और अगर कटाते हैं तो 17 दूनी 34, 1 निकला, फिर 5 दूनी 10, 1 निकला, फिर 5, 175 रुपया 50 पैसा प्रति केजी उसका वैल्यू है जो मिलाया गया इसके साथ। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके प्रश्नों को हमें हल कर लेना चाहिए। वेरी गुड। अब अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, है ना। अगला जो सवाल दिया गया है, कह रहा है किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा, है ना, किए गए उत्पादन का 33.1/3%। एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है ना। किए गए उत्पादन का 50% है, मतलब दोनों क्या है? बराबर है। पहले व्यक्ति अगर 33.1/3% उत्पादन करता है तो ये वाला 50% उत्पादन कर रहा है, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर। अब कह रहा है कि यदि दूसरा आदमी 1500 पेज तैयार करे, कोई वर्क है, पेज तैयार करना कोई काम है ना, 1500 कोई काम करता है, 1500 पेज बनाता है, या 1500 कलम बनाता है, 1500 कुछ भी काम करता है, तो कह रहा है कि बताइए दूसरे व्यक्ति जो है कितने पेज बनाएगा अगर पहला वाला 1500 बनाता है तो, है ना। तो यहां हम लोग ये केयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि पहले व्यक्ति के द्वारा 33.5, पहले व्यक्ति का 33.5% बराबर है दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50%। दोनों क्या है? पहली बात ये तो दी गई है कि पहले व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3%
बराबर है, बराबर है दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50%। ये दोनों क्या है? बराबर है मेरे भाई, बराबर है मेरे भाई। ये आपको कर लेना है। समझ में आ रही है? अब जो है हम लोग इसे हल करेंगे कैसे कि पहले तो प्रतिशत दोनों का समाप्त, क्योंकि कॉमन है, दोनों का प्रतिशत क्या समाप्त, क्योंकि ये कॉमन है। अब दूसरी बात सोचते हैं हम लोग कि पहला रेशियो दूसरा क्या होगा, पहला रेशियो दूसरा क्या होगा। तो ये भी आपको बताए हैं ना हम कि पहले वाले दूसरे पर, दूसरे वाले पहले पे लिख लेना चाहिए। ये सिंपल सा तरीका है। तो 50 इधर आ गया और इधर क्या आ गया? 100/3। क्या कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। अब 3 से दोनों ओर गुना करते हैं, या यहां पे 50 दूनी 100, ये भी कर लेंगे, ऊपर का ऊपर से कैंसल होगा। अब आपका 3 रेशियो क्या आया? 2। मतलब क्या कि अगर 3 गो पेज बनाता है पहला वाला 3 पेज बनाएगा, तो उतने ही समय में दूसरा वाला मात्र 2 गो पेज बनाएगा। पहला वाला 3 पेज तो दूसरा वाला 2 पेज। अब यहां दे रहा है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा 1500 पेज बनाए जाते हैं। मतलब हुआ मेरे भाई कि 2 यूनिट का ही जो मान है ना, वो 1500 के बराबर है। ऐसे में 3 यूनिट का मान 1500 बटे में क्या? 2 गुने क्या? 3, 750। अब गुना कर लेंगे 2250। मतलब क्या कि पहला व्यक्ति 2250 पेज बनाएगा। पहला व्यक्ति कितना पेज बनाएगा? 2250। और दूसरा वाला कितना बनाएगा? 1500। हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है ना? तो ऐसे करके आपको प्रश्न हल कर लेना चाहिए। ठीक है।